नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने और अगले वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आगे कल हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे जिसमें कुछ फोबियाज़ और मैनियाज़ हम पढ़ेंगे और ऐसे करके धीरे धीरे हम वोकेबलरी को कवर करेंगे। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि वोकेबलरी को एक साथ लगातार हम करें तो नहीं हो पाती है, धीरे धीरे ही कर पाते हैं और ये इंटरेस्टिंग वे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है कॉकश्योर। कॉकश्योर, हाँ जी, कॉकश्योर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन। व्हेन देयर इज़ नो डाउट इट इज़ कॉल्ड कॉकश्योर। कोई शक ही जहाँ न हो। बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स होता है फुल डिटेल, पूरी कंप्लीट डिटेल को हम चैप्टर एंड वर्स कहते हैं। ठीक है जी। किसी भी चीज़ की जानकारी जब हम पूरी तरह से रखते हैं या देते हैं तो उसे चैप्टर एंड वर्स कहा जाता है। अगला है थर्ड, कूल वंस शील। कूल वंस हील्स, इसका मतलब होता है टू कीप वेटिंग, इंतज़ार करते रहना। कूल वंस हील्स का मतलब होता है टू कीप वेटिंग, इंतज़ार करते रहना। नेक्स्ट वन, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कहने का सेंस, किसी भी काम को करने में दोनों ही चीज़ें जब शामिल होती हैं, रिवॉर्ड भी और पनिशमेंट भी। जैसा कि सामान्य तौर पर टीचर लोग करते हैं, आवश्यकता अनुसार बच्चे को रिवॉर्ड भी देते हैं और कभी कभी पनिशमेंट भी करना पड़ता है। एंड दैट पॉलिसी इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डिग द ग्रेव। इसका मतलब होता है टू डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है जी। डिग द ग्रेव का मतलब होता है टू डेस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। चलेगा। कुछ फिल्म में ये डायलॉग जो है देखने को मिलता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जेजरेट, एक अतिशयोक्ति टाइप, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाने वाली बात को हम ड्रॉ द लॉन्ग बो कहते हैं। कुछ लोग अपनी लैंग्वेज में या अपनी किसी बात में अपने कार्य को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो उसे हम ड्रॉ द लॉन्ग बो कहते हैं, एग्जेजरेट। एग्जेजरेट की स्पेलिंग को और सभी आप याद कर लेंगे स्पेलिंग वाले पोर्शन में, और ये एक दो बार आया है एग्जाम में, मैंने देखा है टीजीटी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स जितने भी हैं सब जानते हैं, स्पेलिंग पोर्शन भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 4 या 5 शब्द हमको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कभी कभी बीच में कोई टफ वर्ड आता है तो उसे हम बड़े ध्यान से देखेंगे। ये एग्जेजरेट जो होता है यह भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला है डाई इन हार्नेस। काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई ऑन ड्यूटी। कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी के दौरान ही एक्सपायर हो जाता है तो उसे डाई ऑन ड्यूटी वाली कंडीशन होती है और उसे डाई इन हार्नेस कहते हैं। ठीक है जी। चलेगा। नेक्स्ट वन इज डच करेज। डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। कहने का सेंस ये है, जब कोई शराबी ज़्यादा शराब पी करके और अपना ताव में आ जाता है या अपना ताकत दिखाता है, उस कॉन्फिडेंस को, उस करेज को डच करेज कहा जाता है। शराबियों के बारे में हम सभी जानते हैं, चाहे शरीर में बिल्कुल भी जान न हो, लेकिन 2-4 घूंट पीने के बाद में फिर वो सबको मारने की सोचते हैं, तो उस कंडीशन को ही डच करेज कहते हैं। वी कैन से दैट पर्सन इज स्पीकिंग इन डच करेज। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है फियरलेस पर्सन।
फियरलेस पर्सन, बिल्कुल निडर व्यक्ति। आईपीएल में दिल्ली जो है, दिल्ली की टीम को नाम डेयर डेविल दिया गया था, तो इसका मतलब होता है फियरलेस पर्सन। ठीक है जी, डेयर डेविल इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज डैड ब्रोक। नेक्स्ट है हमारा डैड ब्रोक। इसका मतलब है पेनीलेस, मतलब जब किसी व्यक्ति के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। यहाँ पेनी एक छोटी यूनिट होती है, मुद्रा होती है पेनी, उसका सेंस लिया गया है। किसी व्यक्ति के पास जब एक कौड़ी भी नहीं होती, कहते हैं ना फूटी के फलां व्यक्ति के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो उस कंडीशन को हम डेड ब्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट वन 11th इज डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड ruined। कोई व्यक्ति बिल्कुल ज़्यादा गरीब हो, इधर कोई और परेशानी उसे लग जाती है बहुत ज़्यादा, हर तरह से जब परेशान हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम डाउन एंड आउट कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन 12th है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, बहुत ज़्यादा कठिन नियम होता है जिसमें कोई भी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसे ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। जैसे कि ईरान में है, ईरान में किसी भी पनिशमेंट के लिए और पूरी तरह से ड्रैकोनियन लॉ को फॉलो किया जाता है। देयर इज़ नो कंसेशन फॉर देम। नेक्स्ट वन इज डेज ऑफ रैकनिंग। डेज ऑफ रैकनिंग का मतलब होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। ठीक है जी। कयामत का दिन कहने का सेंस, जब कोई व्यक्ति अंतिम समय पर और ईश्वर के सामने, थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल कंडीशन इसमें ली गई है। ये ऐसा माना जाता है कि लास्ट में जब हम अपने अंतिम पड़ाव पर होते हैं तो हमें ईश्वर के सामने सब लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है, और उस कंडीशन को ही डेज ऑफ रिकॉर्डिंग कहा गया है। नेक्स्ट वन 14th इज डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है अनहैप्पी, मतलब कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा उदास अवस्था में होता है, बिल्कुल भी चेहरे पर उसके मुस्कुराहट नहीं होती, तो उस कंडीशन को हम डाउन इन द माउथ कहते हैं। अगला है 15th डाई हार्ड। और डाई हार्ड का मतलब होता है परसिस्टेंस इन स्ट्रगल। कहने का सेंस, किसी भी काम को करने के लिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा लगन लगी रहती है, कितनी भी परिस्थितियाँ हों लेकिन वो जूझता रहता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं डाई हार्ड। कई लोग होते हैं घबराते नहीं हैं, लगे रहते हैं चाहे कितने भी कष्ट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते, उस व्यक्ति को डाई हार्ड कहा जाता है। अगला है 16th है डैम्प स्क्वेब। डैम्प स्क्वेब कहते हैं कंप्लीट फेलुअर। कंप्लीट फेलुअर, पूरी तरह से असफलता। और जो इसका एक और मीनिंग है वो है बिलो द एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कभी कभी के हम आशा करते हैं किसी परिणाम के बारे में, लेकिन उससे कम हमको परिणाम मिलता है। ठीक है जी। आशा के विपरीत या आशा के अनुकूल जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन को हम डैम्प स्क्वेब कहते हैं। ठीक है जी, डैम्प स्क्वेब कहते हैं उस कंडीशन को। चलिएगा, मान के चलिएगा कि अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं डैम्प स्क्वेब का। हमने अपने किसी बच्चे के लिए सोच लिया कि सब वो 95% लाएगा और उसको आए 75 या लेस देन 75, तो हम कहेंगे डैम्प स्क्वेब। चलिएगा, नेक्स्ट वन है 17th ईट हम्बल पाई। इसका मतलब होता है टू अपोलोगाइज और टू एक्सेप्ट वंस फॉल्ट। कभी कभी और हम किसी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं या और उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और उस कंडीशन को हम ईट हम्बल पाई बोलते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे कि किसी भी टीम का कोई कैप्टन है, टीम हार जाती है और उसके बाद कहता है देखिए हम अच्छा नहीं खेले और कमियां रहीं और इस हार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कई बार कैप्टन कह देता है कि इस हार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तो उस कंडीशन को ईट हम्बल पाई कहते हैं कि वो बिल्कुल सरेंडर हो गया है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 18th है ईट वंस वर्ड्स।
ये सिंपल है, आप समझ पा रहे हैं। ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक। कोई व्यक्ति अपने कहे हुए किसी स्टेटमेंट को जब वापस ले लेता है या अपने वायदे से हट जाता है, उस कंडीशन को हम ईट वंस वर्ड्स कहते हैं। कई लोग होते हैं कि प्रॉमिस कर देते हैं हम ये काम करेंगे, फिर वो कहते हैं नहीं साहब मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप कंफ्यूज हैं, तो उस कंडीशन को हम ईट वंस वर्ड्स कहते हैं। 19th इज एंड इन स्मोक। ये बहुत नॉर्मल है, आप समझ पा रहे हैं इसके शब्द से ही। रिजल्ट जीरो कहने का सेंस किसी भी चीज़ का जब अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आता है तो एंड इन स्मोक कह सकते हैं। माई फ्रेंड वर्क वेरी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन बट ही कुड नॉट डू सो। इट मीन्स ऑल वॉज एंड इन स्मोक, सब कुछ स्मोक में चला गया है ना, यानी एंड जीरो रहा। चलिएगा 20th है, सॉरी 20th है एक आउट। एक आउट होता है सप्लीमेंट इनकम, साइड बिजनेस है ना। कभी कभी कुछ लोग जिनकी कम सैलरी होती है तो एक साइड से कोई दूसरा छोटा मोटा काम अपना करते हैं, तो उसे हम सप्लीमेंट इनकम या फिर एक आउट कहते हैं। मान के चलिएगा कोई प्राइवेट टीचर है, कम सैलरी मिलती है, तो साइड से ट्यूशन करना शुरू कर दिया, तो उसे हम एक आउट कहते हैं या सप्लीमेंट इनकम कहते हैं। समझ गए होंगे आप। 21st है एवर एंड एनन। ये एडवर्ब का काम करता है। नाउ एंड देन, इसका मतलब होता है नाउ एंड देन, कभी कभार। एवर एंड एनन का मतलब होता है कभी कभार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है, हाँ जी, इन इफेक्टिव। आई वॉश का मतलब होता है इन इफेक्टिव रेमेडी। कहने का सेंस क्या आता है कि मान के चलिएगा कि किसी व्यक्ति ने अगर हमसे कुछ शब्द कहे और हम पर कोई प्रभाव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं आया, नॉर्मली हमने ले लिया, तो ये आई वॉश हो गया। कोई व्यक्ति बीमार है और उसने कोई टैबलेट ली लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, इट मीन्स दैट इज़ आई वॉश रेमेडी। तो आई वॉश उस कंडीशन को कहते हैं। आई वॉश को अगर हम शब्दों में थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए भाई हम अपनी आँख में कोई दवा डालते हैं, एक तरह से वॉश हो जाती है वो, लेकिन कुछ बचता नहीं है, फिर एकदम साफ़ हो जाता है सब, तो उस कंडीशन को लिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट वन इज 23rd फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। कहने का सेंस कि किसी भी निर्णय में या किसी भी काम में और देरी कर देने की पॉलिसी को ही फैबियन पॉलिसी कहा जाता है। और ये पॉलिसी आप और हम सभी जानते हैं ज़्यादातर हमारे लीडर्स में होती है, सरकार में होती है। कोई एग्ज़ाम कराना है लेकिन नहीं करा पा रहे हैं, उसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर करना है उसे नहीं कर रहे हैं और प्रॉमिस कर देते हैं कि हम तब करेंगे जब करेंगे। अभी जूनियर एडेड का मसला चल रहा है, एस्पिरेंट्स बेचारे वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉमिस कर देती है, वहाँ के अधिकारी कह देते हैं कि जब करेंगे, अभी हमें ये काम नहीं हुआ। तो ये सारी कंडीशंस हमें फैबियन पॉलिसी के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। हाँ, द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग एन एक्शन दैट इज़ फैबियन पॉलिसी। चलिएगा फैबियन पॉलिसी से मुझे ध्यान आ रहा है लिटरेचर के, अगर आप प्रेमी हों, कुछ लिटरेचर पढ़ते हों, और अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपने हैमलेट पढ़ा होगा। हैमलेट में, और जो हैमलेट है अपने फादर का बदला तो लेना चाहता है, लेकिन वह फैबियन पॉलिसी का शिकार है। आगे बढ़ाता ही रहता है अपने निर्णय को, समझ नहीं पाता है क्या करें क्या न करें, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये सारी सोलोकी वगैरह आपने उसमें देखी होगी, तो वो सब फैबियन पॉलिसी में आती है। आगे बढ़ते हैं। 24th फॉल फ्लैट। हाँ जी, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, जिस पर कोई प्रभाव पड़े ही नहीं। चिकना गड़ा, देसी भाषा में कह देते हैं चिकना गड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दैट इज़ फॉल फ्लैट। समझ गए होंगे आप। और आज का लास्ट है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव
काफ़ी सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, कई परीक्षाओं में आया है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। यहाँ परमिशन लिखा हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा टू बी एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मेशन। कोई व्यक्ति और अगर अपने किसी ऑफिस में या विद्यालय में जहाँ भी है वो जॉब करता है, बिना बताए छुट्टी कर लेता है, तो उस लीव को, उस कंडीशन को हम फ्रेंच लीव कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज के ये 25 पढ़े। अब मैं आपको बता दूं, बीच में कुछ एक दो चीज़ हम और भी लेंगे और इस तरह से, लेकिन मैं ये आपसे वायदा कर रहा हूँ कि वोकेबलरी पूरी तरह से आपको मैं और धीरे धीरे इसी तरह से किस्तों में करा के मानूंगा। जितने भी कंपटीशन करने वाले लोग हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वाले हैं या कोई अदर एग्ज़ाम वाले हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए और डेफिनेटली मैं आपका ये वोकेबलरी पार्ट पूरा करा के मानूंगा, ऐसा मेरा मानना है। दैट्स ऑल।